हाँ तो दोस्तों, प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के आज के यूट्यूब सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस के जो हमारे सारे वीडियोस हैं वो हैं, आप उन्हें आराम से देख सकते हैं। हमारा आज का सेशन है फ्यूचर टेंस और इमेजिनेशन। ठीक है, दो सेक्शन को हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। चलिए, पहला मैं हेडिंग देता हूँ यहाँ पे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे इसमें पॉइंट्स है जो हम लोग को ध्यान देना है। फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर आप लोग को पता होगा, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट प्लस शैल अथवा विल प्लस वर्ब वन प्लस अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो मैं इस पर प्लस अथवा माइनस दे देता हूँ। चलिए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भविष्य को दिखलाता है, ठीक है। ये नॉर्मल फ्यूचर की हम लोग बात करते हैं। जो हमारा जनरल फ्यूचर कंडीशन होता है, जो हमारा जनरल फ्यूचर कंडीशन होता है वहाँ पे इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस का। चलिए, एक इसमें पॉइंट में देता हूँ। जनरली दिस स्ट्रक्चर हैज़ some future showing words। आम तौर पे इस स्ट्रक्चर में कुछ फ्यूचर शोइंग वर्ड्स होते हैं, कुछ भविष्य दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं। जैसे कि कौन कौन से वर्ड? तो बहुत सारे वर्ड यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट हो गया, चलिए टुमारो हो गया, ठीक है, अपकमिंग हो गया, ETC। ऐसे कोई भी वर्ड है जो फ्यूचर को दिखा रहे हैं वो आम तौर पे, ऐसा नहीं कि आने ज़रूरी है, ये वाक्य इनके बिना भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। आई विल गो, आई शैल गो, ये अपने आप में एक वाक्य है। लेकिन अगर ऐसे शब्द होते हैं तो भी हम लोग इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी जो रिलेशन था फ्यूचर का और हमारा प्रेजेंट का, वो मैंने एक वीडियो में आपको दिखलाया था 10th एडवांस लेवल क्लास 2 में कि प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या रिलेशन है। उस वीडियो को प्लीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, जनरली दिस स्ट्रक्चर हैज सम फ्यूचर शोइंग वर्ड्स। आमतौर पे इसमें कुछ भविष्य दिखाने वाले शब्द होते हैं। नेक्स्ट हो गया, टुमारो हो गया, अपकमिंग हो गया, ETC। एक प्रॉब्लम आती है, कहाँ शैल का प्रयोग करना है, कहाँ विल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं, आप लोग यहाँ पहले नोट कर लीजिए। ये आपका रूल 1 था, मैं यहाँ नाम दे देता हूँ। ये आपका रूल 1 हो गया। जनरली दिस स्ट्रक्चर हैज़ सम फ्यूचर शोइंग वर्ड्स। चलिए, अब है कि कहाँ शैल का प्रयोग करना है और कहाँ विल का प्रयोग करना है। ये लगभग काफ़ी लोग जानते हैं और ये बहुत आसान सा पॉइंट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तनाव की आवश्यकता होती नहीं है। देखिए, ठीक है, रूल 2 में आप इस चीज़ को देख लिया जाए। मैं यहाँ पे पॉइंट दे देता हूँ, यूज़ ऑफ शैल ऑब्लिक विल, शैल और विल के प्रयोग। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक नियम हमारा क्या कहता है? बेसिक नियम कहता है आई ऑब्लिक वी के साथ शैल के प्रयोग की अनुमति दी गई है। रेस्ट जितने भी आपके शब्द बचते हैं, रेस्ट जितने भी पर्सन आपके बचते हैं, ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया सिंगुलर नंबर और आपका प्लूरल नंबर। मैं साइड में लिख भी देता हूँ, ज़्यादा आसान भी रहेगा। ये नंबर कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो रेस्ट जो बच गए यानी कि हमारा सेकंड एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। मतलब रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट आप करेंगे उनके साथ आपको किसका प्रयोग करना है? तो विल का प्रयोग करना है। ये जनरली एक जनरल सा नियम है। जैसे आई शैल आप कह सकते हैं, ठीक है। ही शैल नहीं कह सकते हैं। अगर आप ही के साथ शैल लगाते हैं तो वो एरर है, आपको ही के साथ विल का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि तो आई के साथ तो विल भी लगाते हैं, तो यहीं पे एक अगला पॉइंट आता है, स्टार लगा के हम लोग इस पॉइंट को लिखते हैं, विल सोज, ध्यान से देखा जाएगा, प्रॉमिस और वार्निंग। अगर प्रॉमिस या वार्निंग की चर्चा करनी होगी
तो सिर्फ और सिर्फ विल का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई किसी को धमकी देता है तो वो बोलता है आई विल किल यू, कभी वो नहीं बोलता है आई शैल किल यू। तो अगर ऐसा कोई सेंस आपको वाक्य में दिख रहा है जिसमें कोई भी बहुत ज़्यादा इम्फेसिस के साथ बात कर रहा है, आदमी बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है अपने बातों पे, या तो वो किसी तरह की वार्निंग दे रहा है या किसी तरह का एक आपसे क्या कह सकते हैं प्रॉमिस कर रहा है, वादा कर रहा है, तो वहाँ पे आप आई अथवा वी के साथ भी आप विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये इवन ये नियम अलग है, इसी के नियम के तहत हम लोग आई विल कह देते हैं बार बार। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। सबके साथ विल का प्रयोग हो सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो आप नियम को समझ लिया जाए। आमतौर पे आई या बी शैल का प्रयोग करते हैं, रेस्ट सभी विल का प्रयोग करते हैं। अगर किसी कंडीशन में प्रॉमिस या वार्निंग हम लोग को दर्शाना होगा तो हम लोग को विल का ही प्रयोग करना होगा, वहाँ पे शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है? तो ये आपके दो रूल्स आपके पॉइंट पे आगे दोनों लिख लिया जाए। इसका अगला नियम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसको ध्यान देके देखा जाएगा। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि वीडियोस को प्लीज़ आप जंप करके नहीं देखिए, क्योंकि कई बार बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग मिस कर देते हैं और वहाँ पे हमारे मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमने पढ़ाई तो करी थी, सामने वाले ने बताया नहीं था। ऐसा नहीं होता है। मैं वही पॉइंट अब आपको बताने वाला हूँ। अगर मुझे इसका रूल थर्ड लिखना होगा, रूल थर्ड देखिए, तो इसका रूल थर्ड क्या होता है? दिस स्ट्रक्चर। अच्छा, दिस स्ट्रक्चर कहने का अर्थ क्या हो गया? दिस स्ट्रक्चर का अर्थ हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, एज ऑल्सो यूज्ड विथ नाउ, गौर से देखा जाएगा, नाउ एंड दिस टाइम। मैं एंड ऐसे लिख देता हूँ, नाउ एंड दिस टाइम, गौर से देखा जाएगा। अगर आपने पूरे वीडियोज़ को ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि नाउ या दिस टाइम ये दोनों लिखवाया गया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और मैंने कहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ इनका प्रयोग होता है, जैसे ही इज़ रीडिंग नाउ। यहीं पे ट्विस्ट वाली बात होती है, आपको समझने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नाउ या दिस टाइम फ्यूचर के समय को भी दिखाते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार लगा के, नाउ दिस टाइम, दिस टाइम। ये दोनों वर्ड जो हैं also shows, आ रहा है कैमरा में, also shows, माय फॉल्ट शायद नहीं आ रहा है, also shows, ये कैमरा में बढ़ाने में यही कष्ट है। हाँ, फ्यूचर टाइम, also shows फ्यूचर, ये भविष्य को भी दिखलाते हैं, ये भविष्य को दिखलाते हैं। कैसे? उदाहरण ले लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे चलिए पहले आप इसे यहाँ पे नोट कर लीजिए। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ ऊपर, ये स्पेस तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, कई बार सेंस ऐसा डेवलप हो जाता है कि ये फ्यूचर को दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल, आई विल पास दिस टाइम। गौर से देखा जाए, ऐसे भी कह सकते हैं दिस टाइम आई विल पास। ये कोई बंदा बहुत ही इम्फेसिस देके किसी को प्रॉमिस कर रहा है या बहुत ही जोर देकर अपनी बात को बोल रहा है, मैं इस बार पास कर जाऊंगा, मैं इस बार ज़रूर, ठीक है, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, मैं ज़रूर इस बार पास कर जाऊँगा। अगर वैसा बोल रहा है तो आई विल पास दिस टाइम। अगर थोड़ा सा इस इम्फेसिस को आप कम करना चाहते हैं तो आप विल की जगह सेल का प्रयोग कर देंगे, वो हो जाएगा आई सेल पास दिस टाइम। बस इम्फेसिस में जो जोड़ होने वाला सेंटेंस में बस वो जोड़ थोड़ा सा कम होगा, लेकिन यहाँ दिस टाइम किसको दिखा रहा है? इस बार। ये कौन सा है? आने वाले चांस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कई बार हम लोग किसी के घर जाते हैं, लेट हो जाता है, हम लोग बोलते हैं अब हम जाएंगे, अब हम जाएंगे। तो वहाँ पे अब क्या है? फ्यूचर के टाइम को दिखा रहा है। वो भले 10 मिनट भविष्य को दिखा रहा है, लेकिन वो भविष्य को दिखा रहा है। तो हम लोग बोलते हैं वहाँ पे वी विल या सैल। चलिए सैल ही लेता हूँ, वी सैल गो नाउ, वी सेल गो नाउ। देखिए अब यहाँ पे नाउ किसको दिखा रहा है? ये फ्यूचर के टाइम को दिखला रहा है। यहाँ पे वी विल लिखना वो सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर आप किसी को बोलते कि मैं जाऊँगा तो ऐसा नहीं कहा बहुत उसे प्रॉमिस कर रहे हैं, फिर आप उसको वार्निंग दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि नहीं जाने दीजिएगा तो गोली मार देंगे आपको, ऐसा थोड़ी होता है। तो वहाँ पर एक जो लीगल सेंटेंस, जो लॉजिकल सेंटेंस हमारे पास है, वो हमारे यहाँ पर सेल को सपोर्ट कर रहा है। तो वी सेल गो नाउ, देखिए यहाँ पे दिस टाइम और नाउ दोनों फ्यूचर के सेंटेंसेस को, फ्यूचर के कंडीशंस को दिखा रहे हैं। इसीलिए कहा गया था कि नाउ या दिस टाइम के साथ भी फ्यूचर टेंस
का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हम लोग कभी कभी हड़बड़ी में आधी पढ़ाई करके छोड़ देते हैं, तो वो तो हमने याद कर लिया कि नाउ लगा हुआ है या फिर दिस टाइम लगा हुआ है, तो भैया हमको क्या लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है। यहाँ पे तो आपका नंबर कट जाएगा ना। इसीलिए हर एक पॉइंट्स को बारीकी से अध्ययन करना होता है, ट्विस्ट कहाँ कहाँ है, चेंजेज कहाँ कहाँ है, सेंस डेवलप करना होता है। सवाल ये आता है कि सेंस कैसे डेवलप होगा, सेंस हम लोग कैसे हमें मालूम चलेगा। इसका सीधा सीधी एक ही उपाय है, शांति से पढ़ना होता है। समय का कोई इलाज नहीं होता है। आप एक दिन में तैयारी नहीं कर सकते हैं, ये मुश्किल बात है, ये इम्प्रैक्टिकल बात है, या फिर एक्सेप्शनल कंडीशन है। आपको समय देना होता है। अब जितने क्वेश्चंस को बनाते हैं, जितने ज़्यादा बार प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज़्यादा बार चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, बिटवीन द लाइंस जब आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं तो आपके पास सेंस डेवलप हो जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, रेगुलर क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की संख्या को आप ज़्यादा बढ़ाइए, ठीक है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने असाइनमेंट्स का PDF धीरे धीरे आप लोगों को देना शुरू कर दूँ। स्टिल इट नीड सम टाइम, जो मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको जल्द से जल्द दूंगा। चलिए अपनी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं। तो फ्यूचर टेंस का हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का यही नियम था, इस पर ज़्यादा नियम की आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट। अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में कुछ खास प्रयोग नहीं है, थोड़ा सा ही उस पर क्वेश्चन भी बहुत कम ही आते हैं, ना के बराबर आते हैं, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग का अगला टॉपिक हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। चलिए ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, जो आपने बेसिक लेवल में पढ़ा था। प्लीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, स्ट्रक्चर वर्ड सुन के प्लीज़ वीडियो जंप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिसमैच करेगा, जो आपने बेसिक लेवल में स्ट्रक्चर पढ़ा है मिसमैच नहीं करेगा, उससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर आगे बढ़ जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ध्यान से देखा जाएगा, प्लस आ रहा है शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट पे प्लस अथवा माइनस। हमने इसके बेसिक लेवल में इतना स्ट्रक्चर पढ़ा है। इसमें भी आगे का भी एक हिस्सा है, प्लस बाई ऑब्लिक बिफोर प्लस टाइम। ये स्ट्रक्चर अकेले नहीं आता है, अपने साथ कोई ना कोई समय लेके आता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे बाई या बिफोर का प्रयोग करते हैं। गौर से देखा जाए, अगर कभी भी आपको वाक्य में बाई या बिफोर के बाद समय की चर्चा आ जाए, बाई या बिफोर के बाद आपको टाइम दिखलाई पड़ जाए, 99% संभावना होती है कि आप फ्यूचर परफेक्ट में वाक्य को लिख रहे हैं, ठीक है। बहुत एक्सेप्शनल कंडीशन में, मैं एक्सेप्शनल इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपने पूरा ग्रामर नहीं पढ़ा, इसीलिए अभी तक के कंडीशन में मैक्सिमम टाइम आप समझिए फ्यूचर परफेक्ट में बात कर रहे हैं। वहाँ पे अगर शैल या विल हैव का प्रयोग नहीं किया गया तो वाक्य में एरर वहीं पे होगा, याद रखा जाएगा। बाई या बिफोर प्लस अगर समय की चर्चा है तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखा जाएगा। जैसे फ्यूचर परफेक्ट में हम एक सेंटेंस अगर लिखते हैं, ठीक है, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई टास्क। जब मैं ये कहता हूँ मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका रहूँगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आई शैल हैव कंप्लीटेड माई टास्क बाय अथवा बिफोर। ध्यान से दिखा जाए। अगला मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ मंडे, सोमवार के पहले या सोमवार तक। अगर पहले की बात करनी होगी तो बिफोर लिखेंगे, सोमवार तक की बात करनी होगी तो वहाँ पे हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। सोमवार तक या सोमवार के पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका रहूँगा, ठीक है, या फिर जो भी हम अपनी भाषा में बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी किताबों में चुकूंगा लिखा हुआ है, लेकिन चुकूंगा का आमतौर पर इस्तेमाल होता नहीं है, तो मैं इसीलिए बोली जाने वाली भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। हम लोग कहते हैं कि सोमवार तक मैं अपना काम पूरा, हम लोग अक्सर कहते हैं पूरा कर दिया रहूँगा, ठीक है, मेरा काम पूरा हो जाएगा या फिर हो चुका होगा, ठीक है, आप ऐसा देखिएगा। तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। हमेशा जो भी काम आपको फ्यूचर में बोलना है तो हम लोग कहते हैं सोमवार तक आपका पैसा पहुंच जाएगा, या सोमवार तक आपका पैसा पहुंच चुका होगा, सोमवार तक आपका पैसा पहुंच चुका होगा। तो इसी का इस्तेमाल आपको करना होगा। तो सोमवार तक आपको बोलना पड़ाना, इसमें समय अक्सर आता है। ध्यान दीजिएगा, अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट बाकी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा। बाई का इस्तेमाल करते हैं
टू द पॉइंट के लिए, जब आपको सोमवार तक दिखाना होता है। और बिफोर का इस्तेमाल करते हैं बिफोर द गिवन टाइम, ये तो आपको पता है। बिफोर द गिवन टाइम मतलब दिए गए समय के पहले, ठीक है। जब कभी फॉर्मल बात होता है, फॉर्मल बात, ठीक है, जो एकदम फिक्स होता है, जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आमतौर पे बाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे अगर हम लोग कोई एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में हमारे पास होता है कि आपको 9 बजे तक पहुंच जाना है, 9 बजे तक पहुंच जाना है। तो का अर्थ होता है कि 9 बजे से देर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई बाउंडेशन है कि उससे लेट नहीं होना चाहिए तो बाई का इस्तेमाल करेंगे। अगर जनरल बात करते हैं, जैसे किसी की शादी है, तो हम लोग बोलते हैं कि 7 बजे तक बारात पहुंच जाएगा या 7 बजे के पहले बारात पहुंच जाएगा। तो ऐसा थोड़ी कि बड़ा 7 बजे तक नहीं पहुंचेगा तो वहाँ शादी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं ना है। तो वहाँ पे हम लोग बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, बिफोर की प्रायोरिटी वहाँ पे रखते हैं। ये एक बहुत ही एक सेंसुअल कंडीशन है, आगे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने अभी बताया फॉर्मल कंडीशन होता है, जहाँ पे बहुत बाउंडेशन होता है वहाँ पे बाई का इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल कंडीशन में बहुत बाउंडेशन नहीं होता है, वहाँ बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कम्युनिकेटिव इंग्लिश में ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। रिटन इंग्लिश में भी सेंस के अनुसार ये इसका स्ट्रक्चर है, गौर से देख लिया जाए तो यहाँ पे हमेशा बाई अथवा बिफोर लगता है। एक कंडीशन आपने इसका पढ़ लिया, अब इसमें एक कंडीशन और है, ठीक है। चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपका नोट हो चुका है। मैं इसके अगले स्ट्रक्चर पे आता हूँ, अगले पॉइंट को देखता हूँ इसके, ठीक है। ध्यान से चीज़ों को एक एक लेयर बाय लेयर पढ़िए और चीज़ों को ध्यान से समझिए। तो टेंस बहुत ही आसान सा चीज़ है, जो हम लोग बीच बीच की स्लाइड चीज़ों को मिस करते हैं, उसी को बस हम लोग को जान लेना है। बाकी तो हर कोई लगभग बेसिक टेंस जानता है। मैं एक और स्ट्रक्चर लिखूँगा यहीं पे, इसी का यहाँ से देखा जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन, कभी कभी इसके बाद व्हेन आ जाता है, प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान दिया जाए, इसकी भी पेयरिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट से होती है। जैसे आपके पहुंचने से पहले टीचर क्लास में पहुंच चुकी होगी। लोग अक्सर कहते हैं कि आपके पहुंचने से पहले टीचर क्लास में पहुंच चुकी होगी। दोनों घटनाएं भविष्य की बात हो रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे? द टीचर, ध्यान से देखा जाएगा, विल हैव रीच्ड द क्लास, ठीक है। यहाँ पे व्हेन या बिफोर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। व्हेन या बिफोर यू रीच। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब 1 अथवा वर्ब 5 किस में इस्तेमाल करते हैं? मैं हल्का सा कैमरा एंगल ट्विस्ट करता हूँ, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। वर्ब 1 अथवा वर्ब 5 किस में यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखिए द टीचर विल हैव रीच द क्लास व्हेन या बिफोर यू रीच। तो अगर कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ एक सपोर्टिव सेंटेंस लगाना हो, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट के साथ एक सपोर्टिव सेंटेंस लगाना हो तो क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। समझ में आ गया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के अपने पॉइंट्स को देख लिया, सवालों को देख लिया, इसमें इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं होते हैं, इसमें इसी के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब हमारे पास पॉइंट बच गया फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए टेंस के 50 to 55% क्वेश्चन अकेले पास्ट कवर करता है, 30% क्वेश्चन आपका प्रेजेंट कवर करता है और 20% क्वेश्चन फ्यूचर प्रेजेंट रिलेशनशिप पे आते हैं। फ्यूचर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, जहाँ जहाँ से आते हैं वो पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता अब नहीं है। अगर मुझे बात करनी होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस की, गौर से देखा जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, ठीक है, तो इसमें सीधे मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँगा। सब्जेक्ट प्लस शैल अथवा विल प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अथवा माइनस। एक ही में से पॉइंट दूंगा, नेवर यूज टाइम विथ दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में समय का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता है। समय का इस्तेमाल आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। जैसे आई विल बी वेटिंग, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, फॉर यू। जैसे मैं यहाँ लगा दूँगा फ्रॉम मंडे
या फॉर 2 आवर्स या कुछ भी ऐसा कोई भी समय अगर लगा दूंगा, ये वाक्य गलत हो जाएगा। इसमें आप समय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सीधे तौर पे समझ लिया जाए। बस समय नहीं होता, ये हिस्सा मैं नहीं लिखता, तो ये वाक्य पूरी तरह सही था। समझ में आ रहा है? तो किसी भी कंडीशन में कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, समय की चर्चा नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस इतना ही था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक पॉइंट है जो आप लोग को समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता भी है। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखिए मैं जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं जो आपको इंग्लिश बता रहा हूँ, मैं ये ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश वही है। कुछ जो चेंजेज होते हैं वो तो हम लोग इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश को समझने के लिए हमें उसको ट्रेडिशनल लेवल पे ही पढ़ना होगा। तो जैसे मैं समझा हूँ, ठीक है, जैसे मेरे पिताजी समझे, जैसे हमारे बाकी टीचर समझें, वैसे ही हम लोग को समझना होता है। और हम चाहते हैं कि हम इसको ट्रिक बेसिस पे पढ़ लें, फिर याद कर जाए किसी भी तरह, तो ऐसा लैंग्वेज में हमेशा पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, एक बार आपको उसे थोड़ो पढ़ना होता है। एक बार थोड़ो पढ़ के देखिए, आपको लाइफ टाइम वो चीज़ याद हो जाएगी, आगे कन्फ्यूज़न का कोई बात नहीं रहेगा। समझिए, तो स्ट्रक्चर्स, पहचान, यूजेज, कुछ चीज़ों को हमेशा याद रखिए, वो आप सबके लिए, हम सबके लिए फ़ायदेमंद चीज़ होंगी। चलिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो यहाँ से जंप नहीं कीजिएगा। प्लीज़ यार, प्लीज़ वीडियो जंप नहीं कीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, क्योंकि बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ, वहीं पे ट्विस्ट क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे प्लस या माइनस प्लस। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर या सिंस या फ्रॉम प्लस टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। आम तौर पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय को दिखाने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है या फॉर का। देखिए, अब पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए पूरी इंग्लिश में हमारे पास एक ही वर्ड है, वो क्या है? फॉर है, जो पीरियड ऑफ टाइम को दिखलाता है। ठीक है, 2 घंटा से 4 घंटा से 2 महीना से 6 महीना से 1 साल से 5 साल से 10 साल से आपको फॉर ही लगाना होगा। लेकिन अगर लगाना होगा सोमवार से मंगलवार से 2021 से 2022 से 2030 से, जो कि भविष्य के समय है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्रॉम की प्राथमिकता दी जाती है। अब मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ। माइकल स्वान की बुक में स्ट्रक्चर में तीनों लिखा गया है, फॉर, सिंस या फ्रॉम, लेकिन मैंने जितने एग्जाम्पल्स देखे हैं वो सारे एग्जाम्पल्स या तो फॉर पे हैं या फ्रॉम पे हैं, सिंस पे एग्जाम्पल उसमें नहीं दिया गया है। ध्यान से देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के बाद ऐसा मालूम चलता है कि आम तौर पे सिंस का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। ना के बराबर का अर्थ होता है कि आप यूज़ ना करें। सिंस आम तौर पे भूतकाल के समय को दिखाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सही है या गलत है, इस पे मैं एग्जैक्ट कोई भी आंसर नहीं दूंगा। अगर आपको इसमें कहीं एरर निकालना होगा तो आप सिंस को भी नहीं काटेंगे और फ्रॉम को भी नहीं काटेंगे, दोनों इक्वली से होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में उस बुक में सिंस और फ्रॉम दोनों का इस्तेमाल था। तो अगर आपको एरर निकालना होगा तो आप उसे वहाँ पे दोनों में से किसी को काटेंगे नहीं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सही चुनना होगा इम्प्रूवमेंट में, ही विल श्योरली गो फॉर फ्रॉम। ओके, मेरी बात में कन्फ्यूज़न अगर है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो फॉर ही होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्यूचर में सिंस भी सही है और फ्रॉम भी सही है, दोनों सही है। लेकिन अगर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट कौन होगा? फ्रॉम होगा। तो एरर निकालना एक अलग घटना होता है और सेंटेंस को सही करना एक अलग घटना होता है। कॉमन एरर्स में हम दोनों को सही मानेंगे, अगर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आ गया तो वी विल गो फॉर द परफेक्ट वर्ड। ओके, चलिए, अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को प्लीज़ बैक करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग ज़रा देखते हैं ध्यान से। इसमें मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। I will be, I shall have been doing a job, मैं नौकरी करता रहूँगा। कब से भाई? From या since 2021, 2021 से मैं नौकरी करता रहूँगा। ओहो हो, वेट, बस थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी, थोड़ा सा हवा बहुत तेज़ चल गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, सॉरी। ठीक है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
सिंस, फ्रॉम ऑब्लिक सिंस 2021। क्लियर है? यहाँ पे फ्रॉम भी सही है, सिंस भी सही है, लेकिन मैं फ्रॉम पे 2 बार टिक करता हूँ, इट इज़ द परफेक्ट वर्ड। ओके, क्लियर है? तो आपका फ्यूचर का भी क्लियर हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर के चारों पार्ट हम लोग अपना पढ़ाई कर चुके हैं। अब हमारे पास एक पॉइंट बचता है, वो है इमेजिनेशन। इसी वीडियो में हम लोग इमेजिनेशन को भी क्लियर कर लेंगे ताकि आगे से क्वेश्चन बनाने में हम लोग को काफ़ी आसानी हो। चलिए, अगला हमारा पॉइंट है इमेजिनेशन। या फिर आज थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इस वीडियो को यहीं पे छोड़ देता हूँ। मैं अगला वीडियो इमेजिनेशन पे बना दूंगा, उसके बाद हम लोग आएंगे फ्यूचर के क्वेश्चंस पे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियोस बाय वीडियोस देखेंगे तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रखता हूँ। अगले वीडियो का वेट किया जाए। रेगुलर वीडियोस को देखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जितनी ज़्यादा हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, और अगर एक चैनल में कुछ सब्सक्राइबर की संख्या एक अच्छे लेवल पे आ जाती है, तो मैं जल्दी लाइव क्लासेस से बोलूँगा जहाँ आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकें। क्वेश्चंस आप अभी भी पूछ सकते हैं, कोशिश कीजिए पूछने के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, गुड बाय।